जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 के हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को तुम्हारे सामने रखा, समझाया। अब तुम्हारे सामने एक बायोलॉजी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर, जो तुम्हारे सामने ये किसी ना किसी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। ज्यादातर इसमें डिबेट से नहीं, ये बीच बीच में पूछने वाले प्रश्न होते हैं। ये तुम्हारे सामने रखने का एक छोटा सा प्रयत्न कर रहा हूं कि तुम्हारे सामने किसी भी तरीके से आ जाए तो छोड़ो मत, है ना। ये चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, यानी नियंत्रण और समन्वय। कहने का मतलब नियंत्रण अब शरीर के अंदर, बायोलॉजी में पढ़ रहे हो तो शरीर के अंदर होगी, है ना। जीवों में कहने का मतलब जीवों में नियंत्रण और समन्वय। अब जो जीव में नियंत्रण कैसे होता है और समन्वय कैसे होता है, कभी कभी देखो लोग गुस्सा करते हैं ना, तो कहते हैं भैया कंट्रोल करो अपने आप को, या ज्यादा खा या खाते हैं तो कहते हैं कंट्रोल करके खाया करो। तो ये जो अपने आप को कंट्रोल करना या खाने को कंट्रोल करना, ये प्रक्रिया होती है ना, इसी के बारे में समझते हैं हम। देखो, कंट्रोल करना ये दो चीजों पर निर्भर होता है। पहला, हमारे नसों पर, जो नसें हमें सिग्नल देती हैं हमारे मस्तिष्क को, और दूसरा हमारे शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स मतलब कंट्रोल करने का एक जरूरी चीज कि हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी नसें कौन से क्या कार्य करती हैं, और हमारे शरीर के अंदर कौन से क्या हार्मोन्स होते हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं। तो इसे अभी तक तो तुमने समझ लिया था कि हमारा ट्रांसपरेशन क्या होता है, और यानी परिवहन, उत्सर्जन और पोषण, पाचन, इन सारी चीजों को समझ गए, रक्त को समझ गए। सब समझने के बाद ये कंट्रोल समझना बहुत जरूरी है, यानी समन्वय या नियंत्रण समझना बहुत ज्यादा जरूरत है। अब यही चीज समझने चल रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र हमारा दो प्रकार का होता है। सबसे पहले नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय को हम दो तरीके से हम व्यक्त करते हैं। पहला तंत्रिका तंत्र माध्यम से, और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र के माध्यम से, यानी नर्वस सिस्टम या इंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों तरीकों से ही हम सीखते हैं। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारा तंत्रिका तंत्र होता क्या है और अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है। पहले ये समझ लें हम, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। फिर इसके अंदर जो तंत्रिका तंत्र के प्रकार होते हैं, उसमें फिर हमारा मस्तिष्क का पूरा लोड हो, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जितना भी कार्य होता है, ये सब समझना जरूरी है। तो पहले तो हम तंत्रिका तंत्र को समझ लें। तंत्रिका तंत्र को समझने से पहले पहले दो चीजें हम समझ लें। पहला तुम्हारे सामने उद्दीपन आएगा, और दूसरा विद्युत आवेग। तो ये विद्युत आवेग क्या होता है और तंत्रिका तंत्र क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले उद्दीपन यानी स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? ये जब हम कोई चीज छूते हैं, टच करते हैं, टच करके बताते हैं ना, अरे खाना गर्म है ना, या पानी गर्म है, और फिर इसके बाद टच करके बताते हैं बर्फ मैंने हाथ में ले लिया, या मतलब और कोई चीज जिससे कुछ चीज सूंघते हैं, है ना, तो बताते हैं ना कि यार कितनी बदबू है। तो ये जो प्रक्रिया हम व्यक्त करते हैं ना, इसी को उद्दीपन यानी स्टिमुलस कहते हैं। इतनी बात समझ गए कि जब हम कोई चीज छूते हैं, उस छूने की प्रक्रिया को हम उद्दीपन कहते हैं, यानी स्टिमुलस कहते हैं। अब उसके बाद जैसे छुए गर्म है, हटा लिए हाथ, तो जब हाथ हटाए हम, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रक्रिया। क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया, यानी रिएक्शन कहते हैं। इन दोनों चीज को समझ के, या इसको इससे अलावा देखो, जब तुम बाइक से चलते हो या रोड पर चलते हो तो धूल उड़ती है ना, धूल उड़ती है, तो जैसे धूल उड़ेगी ऑटोमेटिक तुम्हारा आंख बंद हो जाएगा, पलकें बंद हो जाएगी, है ना। तो ये बंद होने की प्रक्रिया, ये उद्दीपन कहलाएगी। और जो बंद हो जाती है, पलकें जो नीचे गिर जाती हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिक्रिया। इतनी बात समझ गए? हाँ? और फिर इसके बाद ये जो हटाते हैं हम, ठंडा गरम चीज छूते हैं, जब कोई चीज छूते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ बदबू आ रही है तो नाक सिकोड़ते हैं ना, ये जो सिकोड़ने वाली, नाक सिकोड़ने वाली बात हो गई, है ना। नाक सिकोड़ते हैं, वेरी बैड, इट्स नॉट फेयर, है ना, वेरी बैड स्मेल, है ना। जब नाक सिकोड़ते हैं ना,
तो ये नाक सिकोड़ने की प्रक्रिया जो होती है ये विद्युत आवेग होता है। क्या होता है? विद्युत आवेग, है ना? तो यही चीज हम समझाने चल रहे हैं कि पहले तो हम ये समझ लें कि ये उद्दीपन क्या होता है? ये स्पर्श या सूंघ के जो बताते हैं कि ठंडा है, गर्म है या ध्वनि है या गंदगी है, जो भी है, तो वो हम बताते हैं, उस प्रक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। और प्रक्रिया क्या होती है? जो हाथ पैर आदि को जो हम हटाते हैं ठंडा गर्म से, है ना? जैसे इधर बदबू हो रही है तो नाक इधर था तो इधर से कर लिए, है ना? ये जो हटाए इसी प्रक्रिया कहते हैं, है ना? अब ये सारी चीजें अब इसमें पहले आ जाती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हमारा क्या होता है? यानी नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है? कोई चीज स्टोरेज करता है, ले जाकर रखता है, रख के फिर आगे आगे फैलाता है कि भैया जिसे ठंडा है, कहाँ जाके बताना है, किसको बताना है, क्या क्या बताना है, ये काम तंत्रिका तंत्र करता है। कि जैसे मान लीजिए हम बर्फ छुए, है ना? बर्फ से हमें ठंडा लगा, तो ये बात हम स्टोरेज किए, स्टोरेज करने के बाद हमारी नसें, जो तंत्रिका तंत्र होती है, ये स्टोरेज की, इकट्ठा की, फिर ये जाकर आगे बताएगी कि भैया मैं बर्फ लेकर आ रहा हूँ, फिर बता दिया। और ये सारी प्रक्रिया जो होती है ना, यही से होती है। अब ये स्टोरेज करके फिर सबको सूचना देगा कि मैं बर्फ लेकर आया, ये ठंडा है, बर्फ छू कर आया है, फिर ये बताएगा आगे ब्रेन को। अब ये सारी चीजें, ठंडा है, गरम है, ये तो छुआ, टच किया हमारे हाथों ने, लेकिन ये जब तक मस्तिष्कवा नहीं, दिमागवा हमारा नहीं बताएगा, तब तक जान लो कुछ नहीं बता पाओगे। यानी मस्तिष्क का बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी चीज स्पर्श करने से लेकर उठने बैठने सारी चीजें, ये सारी नसें जो है ना, यहीं से निकल कर यानी रीढ़ की हड्डी पर आकर मिलती है। आगे मेरू रज्जा पढ़ाऊंगा तो बताता हूँ, पहले आप बेसिक को समझते हैं, है ना? फिर ये सूचना देगा ब्रेन को, फिर ब्रेन क्या करता है, जो जिस लेवल का होता है, जिसे हाथ को फिर बताता भैया हथुआ तुम्हारा जल गया, तुम्हारी चाय पिए जीभ जल गई, ये फिर जाकर शरीर को सूचना देता है जहां जिसे जरूरत होती है ना? इतनी बात समझ गए? फिर इसके कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो ये होती है तंत्रिक कोशिका। क्या होती है? तंत्रिक कोशिका, यानी नर्वस सेल, है ना? न्यूरॉन सेल जिसे कहते हैं। इतनी बात समझ गए? अब इसके बाद एक चीज और जान लो, ये चीज जो मैं नोट करके बताया हूं कि हाथ का गर्म ठंडा इसे हटाने का कार्य को विद्युत आवेग कहते हैं। ये मैंने समझा दिया, ये पूरी तरह से लिख भी दिया हूं, खूब अच्छी तरीके से समझ जाना। और हाँ, विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये तंत्रिका तंतुओं यानी नर्व नर्व फाइबर के द्वारा होता है। ये नर्व फाइबर के द्वारा होता है। अभी आगे समझाते हैं, है ना? इतनी बात समझ गए? अब इसके अंदर एक बात और आएगी, तंत्रिक कोशिका यानी न्यूरॉन्स, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है सूचना देने के लिए। न्यूरॉन्स ये क्या करता है? ये संदेशों का स्थानांतरण करता है। कैसे? कि संदेश बताता है, लेकर जाता है, जैसे जल गया ना, माँ भैया जल गया, जैसे जल गया ना, ये बताता है अरे तुम्हारा हाथ जल गया, तुम्हारा हाथ जल गया, हाथ जल गया, जल्दी जल्दी जल्दी, ये मस्तिष्क को अब जाकर बताया, ये मस्तिष्क से निकल के बताया कि हाथ जल गया, है ना? यही संदेशवा लेकर जाता है, यही कि हाथ जल गया, है ना? तो ये जो मस्तिष्क को जाकर कंफर्म कराता है कि हाथ जल गया या जीभ जल गया, ये बताने वाला कौन होता है? तंत्रिकी कोशिका, है ना? फिर इसके बाद, ओ सॉरी, है ना? फिर इसके बाद दूसरा ये संदेशों को आगे बढ़ाने के निम्न संरचनाएं होती हैं। संदेशों को आगे बढ़ाने की निम्न संरचनाएं होती हैं, इसको ध्यान देना। कौन कौन सी? पहला होता है दुभ्राक्ष, यही दुभ्राक्ष लेकर जाता है कि हाथ जल गई है ना? अब देखो, शरीर के अंदर तो सूचना देने वाला तो ये हो गई तंत्रिक कोशिका, है ना? यानी न्यूरॉन्स, लेकिन अब कौन लेकर जाता है और कौन ये बताता है कि तुमने बर्फ से ठंडा हुए हो या कोई ठंडे पानी से ठंडे हुए हो या किसी भी तरीके से जो भी होता है, ये बताने के लिए अलग होते हैं। फिर अब आगे कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं होती है, ये सब बताने वाले 3 होते हैं। जैसे पहला होता है दुभ्राक्ष यानी डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या होता है? ये आवेगों को ग्रहण करने में सहायक होता है। जैसे मान लो आवेगों को ग्रहण, क्या, कोई चीज छुए, टच किए, उसको ग्रहण किया, अरे जैसे हटाए, और ये मैं ठंडा हो गया, है, मैं गर्म हो गया, ये बात बताने के लिए कौन? डेंड्राइट काम करता है, यानी दुभ्राक्ष काम करता है।
इतनी बात समझ गए। दुभ्राक्ष होता है ये यहाँ पर रा नहीं लगाया, है ना, दुभ्राक्ष होता है। समझ गए इस बात को। और फिर इसके बाद दूसरा होता है तंत्रिकाक्ष, यानी एक्सान। मेन काम ये एक्सान होता है। आगे एक्सान का फिगर बना के समझाता हूँ एक्सान कैसे होता है ना। तो ये क्या करता है, यही आवेगों को आगे बढ़ाता है, यानी नसों से जो आगे जाती है ना। ये तो दुभ्राज क्या किया, आवेगों को ग्रहण किया, यानी हम जल गए या ठंडा हो गए, ये चीज ग्रहण कर लिया कि अरे तुम जल गए, है ना। अब जब जल गए, मान लो हाथ में जल गए हैं, तो यहाँ से एक्सॉन जो है आगे लेकर जाएगा, मस्तिष्क को बताएगा, है ना, मस्तिष्क को बताएगा। अब मस्तिष्क में पहुंचने के बाद हम किस चीज से जले हैं, गरम खाने से जले हैं, चावल में हाथ डाल दिए, खिचड़ी में हाथ डाल दिए, या आग में हाथ डाल दिए, ये बताने के लिए फिर आएंगे हमारे तीसरे तंत्रिकाक्ष सिरे, यानी ब्रांचिंग एंड। ये बताते हैं कि भैया तुमने तो खिचड़ी में हाथ डाल दिया था, तुमने आग को हाथ में रख लिया था, तुम जो ठंडे पानी से ठंडे हो गए, मतलब जो भी प्रक्रियाएं होगी वो ये बताते हैं तुम किस चीज से क्या किए हो। इतनी बात समझ गए, है ना, इसको पूरी तरह समझ गए, है ना। आगे पूरा एक्सप्लेन एक एक करके कर रहा हूं, है ना, फिर समझ गए। और हाँ, एक बात ये जान लेना, ये तंत्रिका श्रेय क्या होता है, ये छोटी छोटी शाखाओं में ले जाना या रासायनिक क्रिया को बताना, इनका काम होता है। जिसे हमारे अंदर कई नसें हैं ना शरीर के अंदर, फिर छोटी छोटी ब्रांचों में फिर बटे रहते हैं, तो सब नसों में जहां जो क्रियाएं जिसकी जरूरत है, जहां बताना होता है, जैसे मान लो कि हम जल गए हैं, हाथ में जल गए हैं, तो इनके छोटे छोटे जो नसें हैं, इनको बताना भैया तुम सतर्क हो जाना, तुम सतर्क हो जाना, या आगे वाले बड़े भैया तुम्हारे जल गए हैं, बड़े भैया जल। तो ये छोटी छोटी नसों को जाकर बताता है कि किससे जले हैं। जैसे कहते हैं अरे छोटी चिंगारी से जले हैं, अच्छा चलो छोटी चिंगारी, बड़े जल गए, अच्छा अब कुछ दिन तो हमें भी आराम करना पड़ेगा, है ना। ये सारा काम करने के लिए फिर ये करते हैं। आगे और एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। इतनी बात समझ गए, पहले ये बेसिक से। फिर इसके बाद अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, देखो इसमें अभी इसके प्रकार बताऊंगा। यहाँ बताने का मतलब सिर्फ यही इतना है कि इसका पहले बेसिक समझ लो, फिर इसके ब्रांचेज को हम समझते हैं, है ना, इसको समझ लेना। फिर अंतःस्रावी तंत्र, अंता यानी इंडोक्राइन सिस्टम। ये इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, सही बात ये है, इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंत। अब देखो बाहरी तो हमारा जो काम हुआ, ये नस उस काम की, ये तो चलो ठीक है, ये तो बाहरी हमें दिखाई पड़ रही, लेकिन कुछ चीजें जो अंदर बैठ के हमारी करती हैं, कुछ चीजें जो अंदर बैठ के करती हैं, वो क्या होती हैं, वो हार्मोन्स होती हैं। यानी इंडोक्राइन सिस्टम का मेन काम हार्मोन्स का है, सिंपल से जान लो। इंडोक्राइन सिस्टम मेन काम हार्मोन्स का होता है। अब ये हार्मोन्स क्या होता है, अब देखो, अब हम हमें खाना खाना, पचाना, उत्सर्जित करना, ये सारा काम हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होता है ना। हमारी वृद्धि करना, जनन करना, ये सारा काम हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होता है ना। इतनी बात तो समझ गए हो, है ना, हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे काम, जैसे हार्मोन्स, ये भूख लगना, ज्यादा, ये हार्मोन्स पे डिपेंड होता है, भूख लगना, ज्यादा भूख लगना, कम भूख लगना, है ना। तो ये जनन या शरीर की वृद्धि आदि, ये सारी प्रक्रिया जो होती है, ये हार्मोन्स पर डिपेंड होती है। लेकिन यह हार्मोन्स सीधे रक्त में आते हैं। कहां से हार्मोन्स आएंगे भैया, ये हार्मोन्स हमारी जो रक्त होती है ना, इसी रक्तों में जो रक्त दौड़ती है ना, इसी में तो हार्मोन्स रहेंगे, है ना। कि कोई और इनका कोई चेम्बर बना होगा, यहाँ पर हार्मोन्स बैठे रहेंगे। हार्मोन, कई बार एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये हार्मोन्स कहाँ बैठे रहते हैं, तो भैया एक बात जान लो, इसी हार्मोन जो है ना, इसी ब्लडा में बैठे रहते हैं। कहा, इसी ब्लाडा में। तो जो दौड़ते हैं ना हार्मोन्स, वही हार्मोन्स में दौड़ने वाले जो होते हैं, ये ब्लडा में बैठे रहते हैं, यही बताते हैं सारा काम। इनका जो काम होता है, अपना अपना काम करते रहते हैं, है ना। भगवान ने बहुत सोच समझ के अपने इंजीनियर को सबको सेट कर रखा है। तुम भैया ब्लड में बैठे रहो, तुम ये काम करो, तुम वहां बैठे रहो, तुम ये काम करो, सबका काम अलग अलग होता है ना। और इसके बाद यानी सीधा रक्त में जाने के बाद अन्य ऊतकों और कोशिकाओं तक रक्त के द्वारा ले जाते हैं। मतलब अब रक्त के द्वारा दूसरी कोशिका में, मतलब कोशिका में गए, कोशिका से ऊतक में गए, फिर जहां जिसको जहां जाना होता है, वो काम रक्त के द्वारा जा जाकर कुल अपना काम करता है। इतनी बात समझ गए, हाँ। फिर शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, ये मुख्य बात है भैया। शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे
मतलब जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जैसे पहला भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन को वुमेन्स सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन को यानी महिला सेक्स हार्मोन्स यानी फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। इतनी बात समझ गए। जो क्या काम करता है, जिसका मुख्य काम होता है कि ये इसका मुख्य काम यौनावस्था में जब रहते हैं तो उस समय से सबसे पहले क्या होता है, इनका रजोधर्म चालू हो जाता है ना। और फिर उसके स्थान पर गर्भास्थ मतलब क्लियर करता है, उसको सही करता है, फिर बनाता है, उसका निर्माण करता है, फिर यौनावस्था से गर्भास्थ का निर्माण करता है, फिर ये गर्भ धारण का मुख्य कार्य करता है। गर्भ धारण का मतलब ये इसका मुख्य कार्य होता है। कई बार कहते हैं ना कि कुछ महिलाएं जो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं कई सालों के बाद भी, तो उनके अंदर ये जरूरी होती है कि ये समस्याएं उनको समझना बहुत जरूरी होता है ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम मतलब एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है, इसी में समस्या होने के कारण वो अपना गर्भधारण नहीं कर पाती। इतनी बात समझ गए। और इनका रजोधर्म, ये रजोधर्म को नियंत्रित, रजोधर्म की प्रक्रियाएं जो होती है ना उसके अंदर अपनी क्रियाएं पूरी करता है ना। ऐसी सारी प्रक्रियाएं जो सेक्स हार्मोन से होता है, वो सारी क्रिया, सारी समस्या, सब कुछ यहीं से होती है। जितनी भी जनन प्रक्रियाएं से संबंधित जितनी भी होती है सब इसी हार्मोन्स के अंदर मौजूद होती हैं। इतनी बात समझ गए, है ना। इसके अलावा दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, है ना। प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता है, इसका मुख्य काम होता है ना, जैसे मान लो रजोधर्म का समय अवधि बढ़ गई है, घट गई है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन, है ना। इसी को नियंत्रण करता है, इसी को कंफर्म करता है, इसको बनाता है, इसको सही करता है ना। और हाँ, गर्भधारण के लिए ये इनसे मदद करता है, इनका मदद करता है एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन का गर्भधारण के लिए मदद प्रोजेस्टेरॉन करता है। ये बात ध्यान देना, है ना। अगर कहीं आ जाए कि गर्भधारण के लिए कौन सा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की मदद करता है, तो ध्यान देना कि ये एस्ट्रोजन होता है। इसको समझ गए, इसको पूरी तरीके से खूब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा, अगला है हमारा तीसरा कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल क्या होता है, इसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, है ना। स्ट्रेस हार्मोन्स या तनाव हार्मोन्स कहते हैं। जब कभी हम टेंशन में होते हैं, देखो सर और बहुत परेशान हो जाता है, उलझन में आ जाती है, तो इस उलझन का जो मुख्य हार्मोन्स होता है उसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन्स, है ना। इसको बखूबी समझ गए। अब इसके बाद एक अगला हार्मोन्स होता है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है, जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या होता है, देखो कभी हम जब सोते हैं तो हमारे रक्त दौड़ने की प्रक्रिया कुछ और हो जाती है। जब हम चलते फिरते हैं तो रक्त दौड़ने की प्रक्रिया कुछ और हो जाती है। तो ये जो बदला बदली होती है ना, पहले रक्त कुछ और तरीके दौड़ रहा होता है, जब सो जाते हैं तो हार्ट पंप करना थोड़ा कुछ दूसरा प्रक्रिया कर लेता है। तो जब ये प्रक्रियाएं बदलती है ना, ये किसके कारण बदलती है, ये बदलने को नियंत्रण करता है ये मेलाटोनिन हार्मोन, है ना। यही बदलने को नियंत्रित करता है, नहीं तो आदमी का ब्लड बड़ी दिक्कत में कर दे या कुछ समस्या, अनेकों समस्याएं हो जाती हैं। फिर ये हम नीट लेवल की तैयारी में फिर वहां समझते हैं, है ना। फिर आगे हम देख लेते हैं टेस्टोस्टेरोन, है ना। ये टेस्टोस्टेरोन ये क्या होता है, ये मेल सेक्स हार्मोन्स होता है। ये क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन्स। ये क्या होता है, जब यौनावस्था में बच्चा आ जाता है 11-12 साल के बाद, तो वृषण बनना चालू हो जाता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन फिर वहां पर वृषण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है, फिर जो और जनन प्रक्रियाओं को पूरी करता है, तो ये यही हार्मोन्स पूरी करता है ना। इतनी बात समझ गए। आई होप कि इतना जो बेसिक से बताया हूं इसको तुम खूब अच्छी तरीके से समझ गए होगे। अब अगर हमें समझना है तो अब इसके बाद हम समझते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और परिधि यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल यानी पीएनएस, है ना, नर्वस सिस्टम। तो आगे हम आइए समझते हैं। अगर इसको समझ गए हो तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे तुम्हें बताते हैं। इसका हम इतना, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, समझने में बड़ी दिक्कत होती है, तो एक बेसिक का पार्ट हम ये रखते हैं, दूसरे पार्ट में हम मिलते हैं
दूसरे पार्ट में जिसमें हम तंत्रिका तंत्र को समझते हैं। तंत्रिका तंत्र ही हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो हमें मस्तिष्क के सभी प्रक्रियाओं को समझने में बहुत मदद करता है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम तुम्हें अगला बताएं।